एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस, और आज हम लोग जो है इसके अंदर एलिमेंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं रिस्क असेसमेंट। ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे यूनिक टॉपिक है। बेसिकली इसके अंदर 12 सवाल होंगे जिनके जवाब मैं आपको दूंगा, और इन सवालों के जवाब देने से पहले हम लोग कुछ एक समरी जिस तरह से हर बार लेते हैं वो आज समझेंगे कि सबसे पहले जब हम लोग रिस्क असेसमेंट का बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज हैजार्ड एंड रिस्क। हमें हैजार्ड और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर नहीं हो तो हम लोग किसी भी तरह के रिस्क असेसमेंट में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हैजार्ड और रिस्क कुछ बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ होते हैं इनहेरेंट रिस्क हैं कि भाई यहाँ तो कुछ होगा ही होगा, या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रिस्क है लेकिन वो कंट्रोल में है। तो ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं इस सेशन को डिटेल में लेने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में बांट देंगे ताकि हम बहुत आसानी से सवाल भी ले सकें। और मैं इस एलिमेंट को, क्योंकि बहुत खूबसूरत एलिमेंट है और बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा सर्च करने वाला और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कहा जा सकता है इस एलिमेंट को, इसलिए मैंने इसे हिस्सों में डिवाइड किया है। तो लेट अस सी, हम लोग शुरू करते हैं रिस्क असेसमेंट से। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो रिस्क असेसमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब ये 5 हिस्से कैसे हैं? सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद में आता है रिस्क प्रोफाइलिंग। उसके बाद में आता है पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। सो ये इस तरह से जुड़ के मिलजुल के इस तरह से इसका रिस्क असेसमेंट का पार्ट तैयार होता है। अब जब हम लोग रिस्क असेसमेंट का पर्पस का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज हैजार्ड एंड व्हाट इज रिस्क। तो जब हम लोग हैजार्ड और रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं तो हैजार्ड और रिस्क की बहुत सारी डेफिनेशंस और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही हैं। हम इसको कुछ हद तक, मैं ये चाहता हूं कि हम लोग इसको इस तरह से समझें कि ये बिल्कुल आसान हो जाए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और आप लोगों को भी ये बिल्कुल सटीक ढंग से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग जैसे की वर्ड्स एंड फ्रेजेस का बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है हैजार्ड। हैजार्ड क्या है? हैजार्ड एक ऐसी चीज है दैट कैन कॉज यू हार्म, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचा सके। कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सके उसे हैजार्ड कहते हैं। और हैजार्ड के अंदर कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई। हैजार्ड की जो कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? हैजार्ड जो है वो फिजिकल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वर्क एट हाइट है, रेडिएशन है, वाइब्रेशन है, नॉइज है, हीट है, ट्रिप हैजार्ड है, मूविंग मशीन पार्ट्स है। ये सब चीजें आपको फिजिकली हार्म कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी फिजिकल में। इसके बाद में आता है केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड ऐसी चीजें हैं जैसे लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किसी भी तरह का केमिकल जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब यूजुअली जब हम लोग केमिकल हैजार्ड की बात करते हैं तो केमिकल हैजार्ड 2 मेजर पार्ट में फिजिकली भी डैमेज आपको पहुंचाता है। एक, वो आपको फिजिकली, जैसे अगर एसिड है तो वो आपको बर्न कर सकता है, रैशेज आ सकते हैं, या बोलते हैं ना कि स्किन एलर्जी हो सकती है, या अगर आप देखें तो केमिकल हैजार्ड आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से जो तीसरा एलिमेंट है हैजार्ड का वो है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बीमार कर सके। जैसे हम लोग केमिकल इफेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो केमिकल इफेक्ट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया अगर ऐसा डेवलप हो गया है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे एस्केवेशन करते हैं तो माइक्रोब्स निकलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर टच में आने की वजह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हैजार्ड। इसके बाद में चौथा एलिमेंट आता है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स हर किसी को पता है व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स स्टैंड्स फॉर। अर्गोनॉमिक बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर पोस्चर्स, योर पोजीशंस, योर वर्किंग पोस्चर्स, जिससे आपको स्ट्रेस हो सके या बॉडी को जो स्ट्रेन्स पड़ते हैं
वो सारी चीजें बेसिकली आती है अर्गोनॉमिक्स को। इसे हम लोग हैजार्ड को अभी फिजिकल लेवल पे समझ रहे थे। एक और एलिमेंट जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, वो है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल हैजार्ड? साइकोलॉजिकल हैजार्ड का एक सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कितना आसान शब्द है इसे समझना। इसे हम लोग PTSD भी कहते हैं। सो PTSD बेसिकली होता क्या है, किसी भी तरह की दुर्घटना किसी भी दूसरे मनुष्य के, या जिस मनुष्य का एक्सीडेंट हुआ है, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मनोस्थिति पे क्या असर छोड़ जाता है, उसे हम लोग PTSD कहते हैं। सो दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एलिमेंट है, क्योंकि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो हाँ क्या हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, चलो अपना काम करो। सो दिस इज द जनरल टेंडेंसी। सो ये चीज जो है ये बहुत इफेक्ट करती है। इंटरनेशनली इसके ऊपर ज्यादा अहमियत दी जाती है, सो दैट पीपल्स ब्रेन्स आर हेल्दी। इफ योर ब्रेन हेल्थ इज गुड, तो आप आराम से काम कर पाएंगे, सही ढंग से, सुरक्षित ढंग से और शांतिपूर्वक ढंग से। ये करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग ग्रुप डिस्कशंस नहीं करते हैं, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता है। दे आर ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड होता है। कई बार आपको ऐसे चेहरे मिलेंगे शॉप फ्लोर पे जो कि नाराज रहते हैं, जो कि टेंशन में रहते हैं। अब वो स्ट्रेस जो है वो जरूरी नहीं हो कि वर्क रिलेटेड हो। वर्क रिलेटेड होने के बावजूद भी, जैसे लॉन्ग आवर्स अगर आप करते हैं, आप घर जाते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। अगर आदमी का चित्त बोलता है ना कि अगर आदमी का चित्त अगर शांत नहीं हो तो वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। अच्छे ढंग से नहीं, ज्यादातर इसे कहा जाता है कि वो एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। सो इसीलिए जो वेरिएशंस आते हैं किसी भी आदमी के काम करने की एफिशिएंसी में, जैसे आज उसने सपोज 10 बैच निकाल लिए, कल उसने 8 ही निकाले या 7 ही निकाले, सो इसका मतलब उसको कुछ तकलीफ है। सो दिस बेसिकली टू बी अंडरस्टूड बाय पीपल जो उसके साथ में काम कर रहे हैं। और HR लेवल पे या सेफ्टी ऑफिसर लेवल पे अगर आप ये सारे एनालिसिस अगर करते हैं, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डेवलपिंग अ वेरी नाइस कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्योंकि ये एलिमेंट टोटल कल्चर के बेस पे ही है, इसीलिए मैं आप इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत निग्लेक्टेड और बहुत ज्यादा सोच समझने के आगे बढ़ने वाला एलिमेंट है। रिस्क असेसमेंट के अंदर रिस्क की बात ना करें तो कैसे चलेगा, तो हम लोग बात करेंगे रिस्क की। सो रिस्क क्या है? सो रिस्क बेसिकली बाय डेफिनेशन ये कहा जाता है द लाइक्लीहुड दैट अ हैजार्ड विल कॉज हार्म। लाइक्लीहुड मतलब व्हाट आर द लाइक्लीहुड, क्या चांसेस हैं कि हैजार्ड जो है वो आपको नुकसान पहुंचाए, और वो जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, मतलब उसका सीवियरिटी कितना होगा, कितना भीषण ढंग से वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, या डैमेज या लॉस कितने होंगे, इसका मापदंड लेते हुए जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसे रिस्क कहते हैं। सो बेसिकली ये तो हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। सो रिस्क असेसमेंट इज बेसिकली नथिंग। रिस्क असेसमेंट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्वांटिफाइबल, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो ही तरह के रिस्क असेसमेंट होते हैं। अब इसको आप अलग अलग नाम दे दीजिए, हैजॉब दे दीजिए, लोपा दे दीजिए, फॉल्ट ट्री एनालिसिस दे दीजिए, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी दे दीजिए, अल्टीमेटली वो है तो रिस्क असेसमेंट ही। कोई भी ऐसी चीज जब आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से जब आप एनालिसिस करते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, या इस चीज के अंदर रिस्क ज्यादा है, इस चीज के अंदर रिस्क कम है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं आपके रिस्क असेसमेंट में। अब रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या होता है। सो बेसिकली रिस्क असेसमेंट का जो पर्पस है वो सबसे पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट है, यस, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज बहुत जरूरी होती हैं। सो रिस्क असेसमेंट इज आल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट। तो ब्रिटेन में, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सो ब्रिटेन के अंदर इसे कहा जाता है द कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजार्डस टू हेल्थ, COSHH। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और इसके रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि रिस्क असेसमेंट ऑफ टू हेल्थ एक्सपोजर
of two hazardous substances. So COSHH मतलब control of substances hazardous to health regulations requires an assessment of the risk to health of exposure to hazardous substances. ये चीज अनिवार्यता में आ जाती है. इसके बाद में फायर रिस्क असेसमेंट required under regulatory reform order 2005. ये हम लोग ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश. Noise assessment required by the control of noise at work regulation 2005 and display screen equipment DSE workstation assessment required by health and safety DSE regulations 1992 एक्सेट्रा. हम लोगों ने ये ब्रिटिश की बात क्यों करी? हम लोग ये जो सेशन ले रहे हैं ये एक्चुअली निबॉश के इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन के आधार पे हम लोग कुछ डिस्कशन हम लोगों ने ये शुरू किया था, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किए थे, तो इसीलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया. अब इसी के अंदर इंडिया में क्या है? सो इंडिया में अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रूल्स देयरइन रिस्क असेसमेंट को मैंडेटरी करता है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल 1989. सो इन ईच केस specific risk assessment required to technical nature of hazard and the need to focus exclusively on one hazard type in order to ensure risk is adequately managed. So basically ये हमारे स्टैंडर्ड्स इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको रिस्क असेसमेंट इस तरह से करना है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर हैजार्ड को लिख के उसको डिटेल में आपने ये इंश्योर किया है कि उसके जो रिस्क हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उन्हें एडिक्वेटली मैनेज करने के लिए भी हमने प्रोविजन कर दिए हैं. तो इसीलिए जब हम लोग हीरा HIRA हीरा डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो हीरा डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास में सॉल्यूशंस होने चाहिए. अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा. अब इसको ज्यादातर लोग किस तरह से लेते हैं कि हमने रिस्क असेसमेंट तो कर लिया, भैया आपने फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. वो ज्यादातर जानकारी जो है वो रिस्क असेसमेंट में से मिसिंग हो जाती है, जिसके चलते वो जो रिस्क असेसमेंट है वो सिर्फ एक टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करके रह जाता है और उसे हम भूल जाते हैं. सो बेसिकली objective of risk assessment are to prevent first death and personal injury, other type of loss incident. इसके बाद में आता है breaches of statutory law which might be enforced action or prosecution. और इसके बाद में आता है last point, that is direct and indirect cost that follows on from accidents. So ये basically main criteria, this is the purpose of risk assessment. अब क्योंकि हम लोगों ने पर्पस समझ लिया और ये जानकारी हमने ले ली, सो अब आप ये सोचिए कि अभी तो ये एलिमेंट कितना डीप है. अब हम लोग बात करेंगे इसके रिस्क असेसमेंट का प्रोफाइलिंग की. सो रिस्क असेसमेंट की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है? तो रिस्क असेसमेंट की जो प्रोफाइलिंग की जाती है वो की जाती है नेचर एंड लेवल ऑफ थ्रेट्स के हिसाब से. मतलब किस तरह का नेचर और लेवल ऑफ थ्रेट एग्जिस्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बेसिस पे रिस्क की प्रोफाइलिंग की जाती है. इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है रिस्क प्रोफाइलिंग में वो आता है लाइक्लीहुड, क्या चांसेस हैं कि ये चीज हो सकती है. तीसरा जो आता है वो आता है लेवल ऑफ डिसरप्शन या कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क. कितना नुकसान होगा भाई वैल्यू वाइज. सो वी आर जस्ट फ्रॉम क्वालिटेटिव वी आर मूविंग टू द क्वांटिटेटिव साइड. सो लेवल कितना नुकसान होगा भाई, गिनती तो होनी चाहिए, आंकड़े तो मिलने चाहिए. और उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क. सो इफेक्टिवनेस कितनी है?
सो ये सिंपल 4 पॉइंट हैं। बिल्कुल किसी भी चीज को लेके रिस्क असेसमेंट के अंदर आप कॉम्प्लिकेट ना करिए। इन सिंपल 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने रिस्क प्रूफिंग में लिए, इनको अगर आपने सही ढंग से समझ लिया या सही ढंग से अगर कर लिया, तो ये आपको रिस्क प्रूफिंग जो है वो एब्सोल्यूट दे देंगे। अब रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस क्या होता है? सो रिस्क प्रोफाइलिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई रिस्क असेसमेंट अगर हम लोग करने जा रहे हैं या रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि भाई लश्कर कहाँ लड़ने वाला है, व्हाट इज द रिस्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट एंड बिजनेस इम्पैक्ट दैट माइट रिजल्ट। मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमारे बिजनेस पे या ओवरऑल कंपनी के वर्किंग काम करने की क्षमता पे किस तरह का असर डालेगा, उसे आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज करंटली कंट्रोल्ड। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने ये जो थ्रेट्स तो हैं, हैजार्ड्स तो हैं, रिस्क भी है। सो उन हैजार्ड और रिस्क को हम लोगों ने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है और कितने बेहतरीन ढंग से या किस तरह से हमने उसे कंट्रोल किया हुआ है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो हम लोग हीरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। और इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट अकरिंग। अब लाइकलीहुड कैसे निकालेंगे? सो लाइकलीहुड के बारे में भी हम लोग डिटेल में सेकंड सेक्शन में बात करेंगे, जहां हम लोग रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स और बाकी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट दैट इज गोइंग टू अकर। लाइकलीहुड, क्या चांसेस हैं कि भाई ये थ्रेट एग्जिस्ट करती हैं या कितने लोगों का एक्सपोजर होगा, कितने लोग वहां पे हाजिर होंगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडेंटिफाई प्रायोरिटी ऑफ ईच थ्रेट। मतलब अगर हो तो सकता है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे? सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब आप प्रायोरिटी सेट करते हैं तो उसे हम लोग प्रायोरिटी टू ईच थ्रेट या हम लोग रिस्क असेसमेंट के अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग में कंसीडर करते हैं। सो आई होप आज के सेशन के लिए इतनी समरी सफिशिएंट हो गई है। अगली बार आज हम लोगों ने बात किया इंट्रोडक्शन टू द कीवर्ड्स, रिस्क प्रोफाइलिंग और पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड स्पेशल केस वल्नरेबल टू वर्कर्स। जब हम लोग इन 2 चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि भाई रिस्क असेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। तो अब हम लोग इस सेशन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाई इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क सो इम्पोर्टेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट? इसका जवाब है, the distinction is important because hazard will always exist in the workplace and usually it is not possible to eliminate them. Risk can be controlled and reduced. The central principle of health and safety, this is the central principle of health and safety management. तो हेल्थ एंड, अब इसको ये मैंने आपको डेफिनेशन वाइज या जो हम जवाब लिखते हैं शॉर्ट में जो जवाब लिखा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो जब आपके सामने सवाल आता है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क, सो व्हाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क इज सो इम्पोर्टेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, बिकॉज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेज कि क्या कहता है कि आपको हैजार्ड और रिस्क तो हमेशा उस जगह पे रहेंगे, इसको आपने किस तरह से रिस्क को कंट्रोल किया है या रिड्यूस किया है उसकी जानकारी कर लेते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसे बेसिकली सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में एम्बेड किया जाता है या इसको कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द डिस्टिंक्शन इज। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हैजार्ड विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ वर्क प्लेस एंड यूजुअली इट्स नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट देम। हैजार्ड को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, रिस्क को कंट्रोल और रिड्यूस किया जा सकता है। करेक्ट? सो दिस इज द सेंट्रल प्रिंसिपल। इसके बाद में दूसरा सवाल आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। हम लोगों ने पर्पस के बारे में जब बात किया था तब ये इसका जवाब भी मैं डेफिनेशन वाइज पहले देता हूँ। सो इट इज इन इंग्लिश पहले, क्योंकि अगेन इंग्लिश और हिंदी
लोग हैं और मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इसको दोनों लैंग्वेज में लूंगा, सो इसीलिए सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। सो हमारा आंसर क्या है? द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू एलिमिनेट hazards or reduce risk to an acceptable level so as to prevent personal injury and ill health, to achieve legal compliances and to reduce the cost associated with the losses। कितना सिंपल दो लाइन का आंसर हो जाता है ये, बिल्कुल स्ट्रेट। सबसे पहले क्या है? द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट इज, हम चाहते हैं कि हम हैजार्ड को एलिमिनेट करें और जो रिस्क है उसे हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल में रिड्यूस करें। किस तरह से? हम वी हैव टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरी एंड इल हेल्थ। अगर हमने पर्सनल इंजरी और इल हेल्थ को सबसे पहले कंसीडर करते हुए अगर हम लोगों ने रिस्क को रिड्यूस कर दिया, सो वी विल अचीव द लीगल कंप्लायंस। नाउ जब हम लोग लीगल कंप्लायंस जब अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद में what we do is we try and reduce the cost associated with the losses। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो कीमत उसके साथ में जुड़ी हुई है कि अगर ये इंसिडेंट हो गया तो उससे जो कीमत जुड़ी हुई है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द लॉसेस। तो ये बड़ा आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिस्क असेसमेंट बेसिकली हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों की इलनेस या उनको पर्सनल इंजरी जो होने का जो पार्ट है, लास्ट का जो पार्ट है कि हम लोग नुकसान कम से कम हो, सो दैट कम्स अंडर लॉस प्रिवेंशन। सो काफी लोगों को बड़े बड़े शब्द याद रहते हैं, तो लॉस प्रिवेंशन, करेक्ट। सो लॉस प्रिवेंशन के बारे में हम लोगों ने बात करी। हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। सो तीसरा सवाल है व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स। नाउ ये बहुत सिंपल सवाल है। द टेक्निक्स यूज्ड, इंग्लिश में पहले बता देता हूं आपको। द टेक्निक्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स इंक्लूड टास्क एनालिसिस, examination of legislative requirements and associated guidelines, examination of manufacturers information and analysis of incident data। so basically जो टेक्निक्स यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में बात नहीं किया, ना हैजार्ड के बारे में बात किया, ना हैजार्ड सिल के बारे में बात किया, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, लोपा, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ये जितनी चीजें हैं ये सारी रिस्क असेसमेंट है। सो बेसिकली आपको जिस तरह से आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निक्स जो आप यूज करने वाले हैं वो टेक्निक्स आइडियली कौन सी होनी चाहिए। बड़े बड़े शब्दों को सुन के लोगों को घबरा दिया जाता है और आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ये बड़ा आसान टास्क है। सी बेसिकली जब आप किसी भी तरह के हैजार्ड को या रिस्क को जब आप टास्क पे लेते हैं एनालाइज करने के लिए, सो किस तरह का कार्य होने वाला है, व्हाट टाइप ऑफ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, तो उसके अंदर जो आदमी इन्वॉल्व है उसको क्या रिस्क है, फिजिकल इंजरी का रिस्क है, उसकी हेल्थ को क्या रिस्क है, सबसे पहले उस पर फोकस करिए। उसके बाद में फोकस करिए कि यार अब ये मशीन है, इक्विपमेंट है, इसको नुकसान कैसे होगा। इन चीजों को समझने के लिए जैसे प्रोसेस सेफ्टी के अंदर जो 14 एलिमेंट, 22 एलिमेंट, 27 एलिमेंट, 32 एलिमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं। मैं सिर्फ 3 शब्दों का बात करता हूँ, मैन, मशीन और मटेरियल। सो ये 3 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट और सटीक चलते हैं। देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स फॉर मी। और इसके साथ साथ में आप इसको देखिए, जब हम लोग हैजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको आपका कोर फोकस किस पे होना चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रोल, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, व्हाट यू आर गोइंग टू मॉनिटर। सो बेसिकली आप जो चीज सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखना है अच्छा ये हाँ ठीक है, उसके बाद में आप उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे मतलब ये प्लस माइनस तो नहीं जा रहा है, वो आप उसको मॉनिटर करेंगे। एंड देन तीसरा पॉइंट आता है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। सो these are very simple words, what you need to observe, what you need to monitor, what you need to control, you need to understand। अगर आपने ये 3 चीजों को मास्टर कर लिया, ये 3 चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाता है चीजें समझना या करना। और मैन, मशीन और मटेरियल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। देयर इज नो अदर एलिमेंट। जो बुकिश हम लोगों ने पढ़ा है, जो बुकिश जानकारी आपको दी गई है, वो जानकारियों के हिसाब से आपको उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाया। हाँ ये ऐसे एलिमेंट होता है, इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे भी अगर किसी भी तरह की स्टडी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, तो आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा तो ऐसा नहीं है कि 2 into 3 is 6, और तो 3 to the 6 भी नहीं हो सकता है ना।
तो ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर पॉसिबल, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। सो बेसिकली आपको टास्क एनालिसिस सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है या गाइडलाइंस जो है, जो आप फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, तो वो उसको देखते हुए कि यार ये कंप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग, या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हमने किस चीजों में लिमिट करती है, वो देख लीजिए। और उसके बाद में मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप किस तरह से कोई भी चीज प्रोड्यूस करने वाले हैं, रिएक्टर है, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर इंडिया में होता है रेट्रोफिटिंग रिएक्टर्स, इसलिए इतने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये इसीलिए होते हैं। आप डेडिकेटेडली रिएक्टर दीजिए, सब हर चीज एक ही, मतलब एक प्रेशर कुकर आ गया आपके पास में, वो प्रेशर कुकर में सारी चीजें बना लो, सब चीजें उसमें नहीं बन सकती हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट। कुछ एक क्वांटिटी का लिमिटेशन होता है, कुछ प्रेशर का लिमिटेशन होता है, कुछ फ्लो का लिमिटेशन होता है, कुछ टेम्परेचर का लिमिटेशन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इन्हें कंसीडर करना चाहिए। सो मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन मतलब मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन एनालिसिस कि भी अगर ये चीज अगर हमने कंट्रोल नहीं करी तो क्या इंसिडेंट हो जाएगा, ये चीज नहीं करी तो क्या हो सकता है, ये चीज नहीं करी तो क्या हो सकता है। सो बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, व्हाट यू आर गोइंग टू मॉनिटर, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रोल एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट। सो ये चीज हमें क्लियर डिफाइन करनी है। इसके बाद में आता है चौथा सवाल, दैट इज आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। सो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? सो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक्सीडेंट रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, एब्सेंस रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट, मेंटेनेंस रिपोर्ट, जॉइंट इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, सर्वेस, ऑडिट्स, सैंपलिंग एंड टूर्स, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग्स, ये सारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब ये इंटरनल डॉक्यूमेंट अगर सेफ्टी वालों को असेसमेंट के लिए या उनके पास में अगर एनालिसिस के लिए नहीं आता है, तो आप कैसे आगे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेफ्टी वाला जो है परफॉर्म करेगा? सो दिस इज व्हाई अब क्या सेफ्टी वालों का परफॉर्मेंस छोड़ो, देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑफ सेफ्टी वाला पीपल, हायर देम फ्रॉम आउटसाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करो और खत्म करो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे आप गाइड हायर कर सकते हैं, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस जो कि अभी चल रही है मार्केट में। लेकिन ठीक है, कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट होना चाहिए। यंग बच्चे आते हैं, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उनको भी ये चीज अगर समझ में आने लगे तो वो भी बेटर परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, एक्सीडेंट रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, एब्सेंस रिकॉर्ड है, रिस्क असेसमेंट है, मेंटेनेंस रिपोर्ट है, जॉइंट इंस्पेक्शंस है। अब ये जब सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के साथ में जब हम करते हैं, जैसे ऑडिट हो गया, सर्वे हो गया, सैम्पलिंग हो गया, टूर्स हो गया, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स हो गई, उसके प्लस माइनस उसके हर्डल्स जो भी है, चैलेंजेस, वो आपने जब डिफाइन किया, सो ये दिस कम्स अंडर दिस। इसके बाद में आता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सो एक्सटर्नल डेटा सोर्स जो है वो इंक्लूड करती है नेशनल लेजिस्लेशंस, रेगुलेशंस, सेफ्टी डेटा शीट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, MSDS जिसे हम लोग कहते हैं। फिर एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के पब्लिकेशन सच एज कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइड नोट्स। इसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के मेंटेनेंस मैनुअल, नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे BS हो गया, BSEN हो गया, ISO स्टैंडर्ड हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सेफ्टी ग्रुप्स, ये तो आपको मिल ही जाती है गूगल पे या व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में आते हैं। इसके बाद में इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल्स एंड मैगजीन्स, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके पास में आती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेशनल और लोकल स्टेट वाइज जो कोड ऑफ प्रैक्टिस, रूल्स या सेफ्टी रेगुलेशंस जो है, जैसे हम लोग इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो करते हैं, उसी तरह से ये बेसिकली आपके कोर है। इसके बाद में हम लोग लेते हैं पांचवा सवाल, व्हाट आर द 5 कैटेगरीज ऑफ हैजार्ड्स? 5 कैटेगरी ऑफ हैजार्ड, 4 नहीं, देयर आर 5 कैटेगरीज। फिजिकल, देयर आर 5 कैटेगरीज, कौन सी? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ergonomic एंड साइकोलॉजिकल। अगर आप लास्ट वाली अगर छोड़ देते हैं तो अधूरा हो गया। सो इसीलिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ergonomic एंड साइकोलॉजिकल। सो दीज आर बेसिकली द 5 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड या हमारा हेल्थ हैजार्ड। ह्यूमन ये बोलेंगे ना, क्योंकि आदमी लोग इन्वॉल्व है, करेक्ट? So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। So keep liking and sharing and do not forget to hit like and to subscribe the channel. चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेटर नोटिफिकेशंस, हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू सो मच।